आज का मोटिवेशन। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँवों में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता। बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसके दिए में उजाला होगा। जो जलेगा उसके दिए में उजाला होगा। तो दोस्तों, जलने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर 2023। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो 2025 में पूछे गए क्वेश्चन का बनाया है, तो जाकर देख सकते हैं। उसमें हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित और भी क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनके कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन का जो हमारा एनालिसिस रहेगा विस्तृत रहेगा। बेसिक से एडवांस लेवल तक बताएंगे कि जो क्वेश्चन आया है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। एग्ज़ाम में 25 में 25 लाने के लिए 25 में पूर्णांक रहता है, 25 में भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था कि ऋण पूर्णांक संख्या है, इनमें से ऋण पूर्णांक क्या संख्या है। तो ऋण पूर्णांक संख्या याद करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाती है, माइनस चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्या जैसे -1, -1, -2, -3, इस प्रकार से अनंत तक जाएगी। इस प्रकार से संख्याएं जो है अनंत तक जाएगी। ओके, अनंत तक। और इस प्रकार से एक 0 होगा और 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो जो हमारा पूर्णांक संख्या होती है उसमें प्राकृतिक संख्या होता है, 0 होता है, और प्राकृतिक संख्या के आगे अगर नेगेटिव चिन्ह लगा देते हैं उन संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं। इन संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो पहले तो ये संख्याएं हमें ढूंढना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला है ऋण पूर्णांक, जो पूछा गया है ऋण पूर्णांक। ठीक है, पहला है ऋण पूर्णांक, दूसरा है शून्य, तीसरा है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो याद रखना है, जो हमारी संख्याएं होती है 3 प्रकार होती है। पहले ऋण संख्या, दूसरा शून्य, तीसरा धन संख्या। तो हमें ऋण पूर्णांक ज्ञात करना है। ऋण पूर्णांक में -1, -2, -3 डाटा अनंत तक जाएगा, और इसमें 1, 2, 3, 4 इस प्रकार अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ऋण पूर्णांक में क्या संख्याएं आ जाएंगी बताइए आप ही। अब तो इतना डिटेल मैंने बता दिया तो आप बता ही सकते हैं। तो ऋण पूर्णांक में हमेशा ध्यान देना है कि हर हमेशा 1 होता है, यानी 1 की संख्या से भाग करेंगे तो 1 वही संख्या प्राप्त होगी। तो माइनस जो है 5 यहाँ पर हमारा ऋण पूर्णांक है। -7 पूर्णांक नहीं, क्योंकि उसमें कड़ी नहीं था जो मैंने बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए 1-2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि लघुत्तम समापवर्तक जो दी गई संख्या 9, 12, 18 में सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर होगी या तो उससे बड़ा होगी। ठीक है, और ऑप्शन हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, तो वही हमारा एलसीएम होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो थे तो उसी तरह कट गया, क्योंकि उस संख्या के बराबर है ही नहीं 18 की। और 18 दूना 36,
ये संख्या कट रही है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटा है, तो इसलिए 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार देंगे, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर 9, 12, 18 लिखेंगे, फिर इस प्रकार से पाई खींचेंगे, भाग विधि से भाज्य गुणा करने विधि से लगाएंगे, ठीक है। तो इसे भाग विधि बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे किस संख्या से कट रही है, 30 कट रही है, तो 3 3 9, 3 4 12, फिर यहाँ 18 लिखेंगे, 3 6 18 होता है ना, तो यहाँ 6 चला जाएगा। फिर इसके बाद ऊपर 30 काटा, फिर 30 काटिए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 1 आ जाएगा। फिर गुणा कर लीजिए तो 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, तो एलसीएम इसका 36 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कई तरीके हैं एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की, जो सबसे आसान तरीका और लगे आपको वही अपनाना है, ओके। देखिए इसे जो मैंने विधि बताया है इसे भाग विधि बोलते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि भी होता है, इसमें हम संख्याओं को, जैसे 9 है, इससे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। 3 गुणे 3 हो जाएगा, जो 12 है उसे 4 गुणे 3 लिख देंगे, 4 को भी 2 की पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो हालांकि आपने इसे पढ़ा होगा, अगर आगे क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए बताते हैं, हम नहीं बताते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है, तो यानी कि हमें परिमेय संख्या ढूंढना है। परिमेय संख्या नहीं मतलब हमें अपरिमेय संख्या ढूंढना है, तो अपरिमेय संख्या इसमें से पाई है, ठीक है। बाकी 22/12 परिमेय संख्या है। दशमलव संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं, बटे में 100 लिख सकते हैं। ये 36 का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, ये पाई/6 है। इसलिए हमारा जो अपरिमेय संख्या पाई है, यानी पाई परिमेय नहीं है। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है कि 9.425 का वर्ग है। देखिए एक ट्रिक होता है, ठीक है। ये ट्रिक मैंने कक्षा शायद 8 में दिया था, 8 में, हाँ। तो क्या होता है ना, अगर 2 अंकों या 3 अंकों कोई भी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट जो 5, जैसे 15 हो गया, 15 में यूनिट डिजिट 5 है, 25 हो गया, 25 में यूनिट डिजिट 5 है, 35 है, यूनिट डिजिट 5 है, ये सभी ट्रिक आपको पता होता है ना, तो कैलकुलेशन बहुत में स्पीड आती है। तो इसका हमें अगर वर्ग याद करना है इन सभी का, तो क्या करते हैं, 5 का वर्ग हम लिख लेते हैं 25, और जो हमारी इकाई के बाद जो हमारा दहाई अंक आता है, दहाई प्लस वाला अंक, उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो 1 एक ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। आप फिर इनका आपस में गुणा कर देते हैं, 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका वर्ग 225 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से याद करते हैं। इसी प्रकार से जो 25 का वर्ग याद करना है, आप इसको बताइए, 25 हो जाएगा, और 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, तो 2 3 6, यानी 25 को 625 हो जाएगा। इसी प्रकार 35 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और 3 में 1 ऐड कर दिए 4 हो जाएगा, तो 4 3 12, यानी 12 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 75 का वर्ग पूछते हैं तो क्या जाएगा बताइए, 5 का वर्ग 25, और 7 में एक ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 7 गुणा 8 में करेंगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, सिर्फ देखते ही माइंड में बता सकते हैं, और उसका यूनिट डिजिट 5 है। और भी तरीके हैं वर्ग याद करने के, हालांकि इसमें 5 दिया है तो मैंने ट्रिक याद आया तो बता दिया। तो देखिए कैसे अब लगाना है। यहाँ पर देखिए 95 दिया है, तो क्या हो जाएगा बताइए आप, ये 95 है, तो 95 का में का वर्ग करना है तो 25 लिख देंगे, 5 का वर्ग, 9 में 1 ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा, तो 10 गुणे 9 बराबर 90 हो जाएगा, तो 9225 आ जाएगा, 9025 आ जाएगा। और देखिए दशमलव है, वर्ग करेंगे तो दशमलव 2 स्थान पर चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव स्थान 2 अंक पर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 90.25। आया समझ में यह ट्रिक? यह ट्रिक हर कोई नहीं बताता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस ट्रिक को।
हमारे अगर वीडियो में नहीं आएंगे तो कभी इस प्रकार टिक पा ही नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन जो था कि कह रहा है कि वर्ग 40-50 का मध्य बिंदु चिन्ह है। तो मध्य बिंदु चिन्ह मतलब मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों इसे देखिए, जो 40 को निम्न सीमा बोलते हैं, 50 को उच्च सीमा बोलते हैं। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2 करने पर हमें मध्य बिंदु ज्ञात हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 40 निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा 50 बाई में 2 कर दीजिए, 90 हो जाएगा। तो 90 बाई में 2 बराबर में 45। तो 45 हमें विकल्प नंबर 2 में 2 है तो बी 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। या फिर देख सकते हैं उसी तरह 40 और 50 के बीच में हमारा 45 आता है, तो मध्य बिंदु हमारा 45 हो जाएगा। आया समझ में? तो अभी तक मैंने बहुगली प्रश्नों को समाप्त कर दिया है। और चलिए बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन कहा है कि एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है, तो कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हम सबसे पहले इसे आपको बेहतर समझाने के लिए एक जो है डायग्राम बना देते हैं, हालांकि वैसे भी आपको आसानी से समझाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कि हमारे एक घनाभ हो गया, मतलब कमरा हो गया, यानी कक्ष हो गया। कक्ष की बात कर रहे हैं, कक्ष मतलब कमरा। कमरा जो है या तो घन होगा या तो घनाभ होगा। प्रत्येक घन घनाभ होता है, इसलिए मैंने घनाभ को समझ के लगाइए इससे। जब अगर घन होता तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, यानी कि है घनाभ है। देखिए ये जो हमारा लंबाई है, लंबाई कितना दिया है, 10 मीटर दिया है। यह चौड़ाई मान लेते हैं बी, अब बी का मान हमें दिया है, बी का मान हमें दिया है 6 मीटर, 6 मीटर। और इस ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई दिया है 6 मीटर, सॉरी 5 मीटर। देखिए हमें कहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद करना है। ये चारों दीवारों क्या हो जाएंगी, एक आगे वाला फलक हो जाएगा, एक पीछे वाला फलक, 2 फलक हो जाएगा, एक लेफ्ट एक राइट हो जाएगा, यानी कि 4 फलक हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यह, देखिए 2 टाइम्स यहाँ पर आगे वाले फलक का क्षेत्रफल याद करने के लिए ऊंचाई होगा, लंबाई होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, एक आगे वाला फलक का जो क्षेत्रफल होगा वही पीछे वाला होगा, इसलिए मैंने आगे 2 लगा दिया। तो लंबाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा, प्लस में और लेफ्ट राइट का देख लीजिए, ये चौड़ाई जो है 6 है, ऊंचाई इसमें चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई ऊंचाई हो जाए, ठीक है। इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर चौड़ाई इंटू ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है। तो चारों फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई जो कॉमन कर लेंगे, ठीक है। ये लंबाई यहाँ पर जब ऊंचाई कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस सूत्र को याद रखिएगा, बड़ी आसानी से लगा देंगे। हालांकि डायग्राम की तरह मैंने समझा दिया है, इस चित्र को नहीं बनाना है, सिर्फ आपको एक सूत्र याद रखना है बस। तो कक्ष का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ठीक है। इसी सूत्र को याद रखना है। सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ पर रहेगा 2 टाइम्स ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई भुजा कॉमन थी ना, 2 टाइम्स ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। बस इस सूत्र को याद रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी उस तरह याद करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या टाइम लगेगा, चित्र बनाकर लगाएंगे तो 2 टाइम्स ऊंचाई क्या है, देखिए ऊंचाई 5 है तो 5 रख दीजिए, 2 गुणे 5, फिर कलर चेंज कर लेते हैं। लंबाई जो हमारा है 10,
10 प्लस में 6 तो 16 हो जाएगा यह। तो 10 गुणे 60 हो जाएगा बराबर में 160 यहाँ देखिए यूनिट मीटर में दिया है तो यह कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 टाइम्स ऊंचाई, हमेशा ऊंचाई कॉमन रहेगा, और कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के 15, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 4 गुनी है तो 4x हो जाएगा पहली संख्या की। दो संख्या 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। तो एक संख्या माना x है तो दूसरी संख्या 4x हो जाएगा, और इसका योगफल में दिया है 15 के। तो यहाँ यानी कि 5x बराबर 50 दिया है। तो यानी कि x बराबर हमारे पास 3 दिया है। 5 तिहाई 15 भाग कर देंगे तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 5 हो जाएगा, दूसरी संख्या 4 गुणे 5 बराबर में 20 हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या 5 तो दूसरी संख्या 20 हो जाएगा। आया समझ में? देखिए हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बड़े घन का आयतन बराबर हो जाएगा, बड़े घन का आयतन बराबर हो जाएगा छोटे घन का आयतन V1, सॉरी यहाँ पर V क्या है, बड़े घन का आयतन बराबर में छोटे घन का आयतन V1 मान लेते हैं, और 6 सेंटीमीटर घन का आयतन V1 मान लेते हैं, और 4 सेंटीमीटर घन के आयतन को V2 मान लेते हैं। तो बड़े घन का आयतन बराबर हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट पता याद रखिएगा कि छोटे घन का 6 सेंटीमीटर घन वाले आयतन प्लस 4 सेंटीमीटर घन वाले घन का आयतन। तो 6 सेंटीमीटर घन का आयतन कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 का क्यूब। तो यहाँ पर 6 का क्यूब करेंगे तो यह 216 आ जाएगा, और 4 का क्यूब 64 आ जाएगा। तो 16 में 64 ऐड करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 280 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, 280 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन आ ही गया होगा। तो देखिए हमारे पास नवा क्वेश्चन है कि हल कीजिए x प्लस 1/a इंटू x माइनस a को हल करना है। तो देखिए हमें दिया है कि x प्लस 1/a इंटू में x माइनस a दिया है। सिंपल एक बार x गुणा कर दीजिए, एक बार माइनस s गुणा कर दीजिए तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताइए, x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x बाई a आ जाएगा, यही आएगा। फिर इस बार माइनस गुणा कीजिए तो माइनस ax आ जाएगा, फिर माइनस a बाई a आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यह x स्क्वायर, यहाँ पर x कॉमन कर लीजिए तो यह है प्लस x मैंने कॉमन कर लिया तो ये बच जाएगा, यह 1/a माइनस a, इस प्रकार से कोष्टक में जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह था ना, तो यह माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है -1। तो क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x 1/a माइनस
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यस कॉमन और माने -a और -1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 10 89 के अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या की कितनी अधिक होगी। तो देखिए परस्पर अंकों को पलट दीजिए, तो सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्या 89, परस्पर पलटने पर बनी संख्या 98, तो घटा देंगे, इसमें से कितना आ जाएगा 1, सॉरी, ये जो है इसमें जो है सबसे पहले हम पलटने पर बनी संख्या 98 हो जाएगा और दी गई संख्या 89 हो जाएगा, घटा देंगे तो हमारे पास यह 9 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना मूल संख्या कितना अधिक है, यह 9 अधिक है। हमारे पास 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने में पहिए द्वारा चली गई दूरी। तो पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर हो जाएगा पहिए की परिधि की लंबाई होता है 2πr और गुणे चक्रों की संख्या 100। और जो है यहाँ पर पाई का मान नहीं दिया है, तो पाई का मान रखिए या ना रखिए बात बराबर है, हो सकता है रख दीजिएगा, कटे तो, नहीं तो रहने दीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑप्शन में नहीं कहा है कि पाई का मान ज्ञात करना है। तो गुणे 100 हो जाएगा। तो त्रिज्या है, ये पहिए की जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है, तो आर के स्थान पर 21 रख दीजिए। तो आपको याद रखना है वृत्त होता है ना, वृत्त एक गोलाकार होता है, गोलाकार नहीं, वृत्त एक 2D आकृति होता है जिस प्रकार इसका शेप होता है। एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त होता है। ठीक है, निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र, निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अगर आप सिलेबस में तो वृत्त तो नहीं था, परंतु क्वेश्चन आ गया है तो क्या कर सकते हैं, हल लगाना ही पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का एक परिधि होता है 2πr। अब त्रिज्या का स्थान पर 21 रख दीजिए, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2π और 21 रखिए, गुणा कीजिए 21 से, 21 गुणे 100, तो पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान रख दीजिए 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे 21 है, गुणे में 100। देखिए 7 1 21, 1 कट गया, तो 22 दूना 44 और 44 तियाँ 4 तियाँ 12, 1 13, 44 तियाँ 132 गुणे में 100, तो कितना हो जाएगा 132 गुणे 00 मीटर। ठीक है, यानी कि 13,200 मीटर दूरी तय करेगा 100 चक्कर लगाने पर। 100 चक्कर लगाने में पहिया जो है 132 जो है 13.2 किलोमीटर दूरी तय करेगा। आया समझ में? हाँ आ गया। तो चलिए यहाँ पर हमारा पास बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को, यह भी देख लेते हैं, आधे घंटे की वीडियो होने वाली है। तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में से 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। तो देखिए सारणी बनाने के लिए सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे। पहला है
वर्ग अंतराल, दूसरा रहेगा बारंबारता, तीसरा रहेगा संचयी बारंबारता। ओके, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल इस प्रकार से पहले है। तो यहाँ पर देखिए हमें वर्ग अंतराल बना लेना है, बारंबारता लिख लेना है, संचयी बारंबारता 3 कॉलम बना लेना है। तो देखिए हमें जो है संचयी बारंबारता की सारणी बनाने के लिए सबसे पहले 5 का वर्ग अंतराल बनाना है। तो सबसे पहले 5 से 10 हम जाएंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल 5 से 10, तो देखेंगे 5 से 10 जो है में कितनी संख्याएं आ रही हैं दी गई आंकड़ों में से। तो 5 में से 10, देखिए जो हमारे यहाँ पर उच्च सीमा होता है ना, हम उच्च सीमा को काउंट नहीं करेंगे। अगर 10 रहेगा तो 10 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 4 और 8 आ रहा है ना, तो इसका जो बारंबारता 2 हो जाएगा। अभी बताएंगे संचयी बारंबारता कैसे याद करते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल बारंबारता याद कर लेते हैं। तो इसके बाद 5 से 10, सॉरी, यहाँ पर 10 से 15, 10 से 15, यहाँ पर 10 से 15 देखेंगे कितनी बारंबारताएं हैं। तो एक 11 है, एक 11, 12 नहीं है, 13, 14, 15। तो 15 को हमें नहीं काउंट करना है क्योंकि ये उच्च सीमा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगले वर्ग अंतराल में हम लेंगे। तो यह 1 है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा, कि 15 से 20। तो 15 से 20 के बीच में कितना आ गया, एक 5, 15 आएगा, एक 16 आ गया, 15, 16 ही है, ठीक है। 15, 16, 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 20 से 25 आ जाएगा। 20 से 25 देखिए कि 20 आ गया, 20 आ गया। और क्या है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 नहीं है, सिर्फ 20 ही है, ठीक है। तो 1 आ जाएगा। फिर 25 से 30, या 25 है, 26 है, 27 है, 26 है, 1, 27 भी है, 28 भी है, 3 आ गया, ठीक है। तो 3 लगा दीजिए यहाँ पर। फिर 30 से 35, देखिए 30 से 35 के बीच में कितना है, तो एक 32 है, 30 नहीं है, 31 नहीं है, 32 नहीं है, 33 है, 34 है, तो 32 एक आ गया। और 35 से 40, देखिए 35, 36 है, 37 है, 38 है, अरे 38 नहीं है, 38, 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 40 को लेना भी नहीं है, 32 है यार। 35 से 40 हम आ चुके हैं, तो इसमें 0 होगा क्या जी, नहीं है, तो इसमें से 0 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से 40 से 45 हम ले लेंगे। 40 से 45 के बीच में 1 40 है। फिर इसके बाद 45 से 50 ले लेंगे। 45 से 50 के बीच में 48 है, ठीक है। यहाँ 1 ले लेंगे। बस इस प्रकार सारणी बना लेना है। अब हमें संचयी बारंबारता याद करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इधर। हम सबसे पहले जो है वर्ग अंतराल 5/2 का बारंबारता को संचयी बारंबारता में लिख लेंगे। और 2 में जो है, जो अगला वर्ग अंतराल है संचयी बारंबारता में, इसे ऐड कर लेंगे जो पहले वर्ग अंतराल का बारंबारता था। तो 2 में ऐड कर लेंगे, 3 आ जाएगा। फिर इस प्रकार 3 में 2 ऐड करेंगे तो यह 5 हो जाएगा। इस वर्ग अंतराल सामने लिखेंगे। अब 5 पे 1 ऐड करेंगे तो यह 6 आ जाएगा। 6 में 3 ऐड करेंगे तो ये इसके सामने रहेगा ना, 6। ये 5 के सामने आ गया, यह 6 के सामने यहाँ पर आ जाएगा। फिर 6 में 3 ऐड करेंगे तो यह है
9 आ जाएगा, फिर 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा, सॉरी 10 नहीं रहेगा, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 में ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ा दीजिए और बारंबारताओं के ऊपर जो हमारा आएगा n का मान n बराबर जो है 12 आ जाएगा। तो ये हमारा संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारताओं में क्या करते हैं, ऊपर की बारंबारताओं को जोड़कर लिख देते हैं, उसे संचयी बारंबारता बोल देते हैं। अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी प्रकार से लगाना है, गलती नहीं करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए हमारे पास दिया गया है 13वां क्वेश्चन कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है, इस मैदान की एक भुजा इतना है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल को हम जब जो है ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल ए बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें क्षेत्रफल दिया है 0.75 हेक्टेयर, 0.75 हेक्टेयर और लंबाई हमें एक भुजा दिया है 250 मीटर। तो मान लेते हैं चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, लंबाई दिया है, मतलब दूसरी भुजा में हमें ज्ञात करना है बी। तो बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 250 से 0.75 हेक्टेयर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यह जो है हमारा मीटर में है या हेक्टेयर में है, तो दोनों राशियों को हमें समान करना पड़ेगा। तो 0.75 को हमें जो है मीटर बदलना होगा। इसे मीटर बदलने के लिए हमें 10,000 से गुणा करना है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 10,000 से गुणा करिए इसमें, तो कितना आ जाएगा बताइए। इसे गुणा करने पर तो 2 जीरो तो दशमलव से खत्म हो जाएगा, तो 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि 75 में 00 आ जाएगा और बटे में 250 आ जाएगा। 0 से कट गया, 25 या 75 आ जाएगा। यहाँ से बी का मान 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 मीटर। तो दूसरी भुजा जो हमारी होगी वह 30 मीटर होगा। ओके, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1 हेक्टेयर को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र को याद रखिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई ब्रैकेट में वाई जेड बराबर में है, सॉरी एक्स वाई नहीं है, गुणा दिया है, हालांकि वहाँ पर छुपा रहता है, गुणा छुपा रहता है, फिर भी गुणा दिया है, हालांकि यह लिखने का तरीका गलत है, तब भी हम मानते हैं कि सही है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका गुणा करेंगे तो फिलहाल यह सही ही दिया है, एक्स वाई माइनस वाई जेड, कोई भी मान रख के पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए आप, लेफ्ट हैंड साइड रखिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इस मान के लगाइए, फिर राइट हैंड साइड। तो हमारा दोनों मान अगर बराबर आते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर देंगे राइट हैंड साइड पर, सत्यापित हो जाएगा, बस यही करना था। तो यक्स इंटू है वाई माइनस जेड, लेफ्ट हैंड साइड है, तो यक्स स्थान पर हमें 2/3 रखना है, 2/3 रखना है। वाई के स्थान पर हमें 5/2 माइनस में ये 5/2 है जी, गलती मत करना। और जेड के स्थान पर दिया है माइनस 3/2, देखिए यहाँ पर 5/3 आ जाएगा और 5/3 और माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। तो इस जोड़ना है, तो जब हर समान होता है तो अंक जुड़ जाता है, 5 3 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा, यानी कि 5 को 20 20/3 आ जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से आप यहाँ पर राइट हैंड साइड याद कर लीजिए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड मैंने याद किया, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है यक्स वाई माइनस यक्स जेड। तो यक्स का मान है कितना है, इसे एक कलर चेंज कर लेते हैं। यक्स का मान 2/3 है, तो 2/3 रखिए, गुणे वाई का मान माइनस है 3/2 रख लीजिए, फिर माइनस 2/3, सॉरी यहाँ y है ना, यहाँ 5/2 रहेगा जी, यहाँ पर 5/2 रहेगा, 5/2, और यहाँ पर -2/3, और यक्स स्थान पर 2/3 आ जाएगा, माइनस चिन्ह आगे से लगा है, और वाई जेड के स्थान पर -3/2 हो जाएगा, -3/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यह 2 से कट गया, 3 से कट गया, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 1 बचा है। तो इसका आपस में गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, और बटे में गलती हो गया जी, तो यक्स 2/3, वाई 5/2, तो 10/6 आ गया। फिर माइनस यक्स हमारा 2/3, वाई जेड था ना, जेड -3/2, यक्स जेड, तो कटकर -1 आ गया, +1 आ गया। अब माइनस माइनस बड़ा प्लस हो जाता है, तो 10 6 16/6 तो आ जा रहा है जी, 16/6। तो देखिए यहाँ पर हल करने पर इससे हमारे पास 16, इसे हल करने पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 10 में 6 में एलसीएम निकाल करेंगे तो 6 गुणाई में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 10 में ऐड कर देंगे 16 हो जाएगा, तो यह 16/6 बराबर में 8/3 हो जाएगा। ठीक है, परंतु यहाँ पर देखिए गलती हो गया है, क्या हुआ है यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर 2 था ना, जब 2 में हम 4 से गुणा करेंगे तो यह 8 आ जाएगा, 8/3, ना कि 20/3। तो लिखने में थोड़ा गलती हो गया है, इसे सही कर लीजिएगा, 8/3। तो इसलिए हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार से आप सत्यापित कर सकते हैं, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, फिर राइट हैंड साइड लिखिए, फिर आपस में बराबर आते हैं तो लिखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। हालांकि थोड़ा लिखने में इधर का उधर हो गया है, तो याद रखिए, देखिए समझ गए होंगे आप कैसे लगाना था इसे। देखिए 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक फार्म हाउस में 2 x + 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x + 2y पेड़ लगे हैं, तो ज्ञात कीजिए कुल कितने पेड़ हो जाएंगे। ये जो फार्म हाउस रहेगा आयताकार रहेगा और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x + 2y इंटू x + 2y, ये फार्म हाउस में कुल पेड़ हो जाएंगे। इसे हल करने पर हमारा प्राप्त हो जाएगा, ये देखिए x + 2y का वर्ग हो जाएगा, तो a का वर्ग हो जाएगा, b का वर्ग हो जाएगा, प्लस b का वर्ग 4y² आ जाएगा, 4y² आ जाएगा, एक और प्लस b का 2ab,
तो 4xy आ जाएगा, प्लस में 4xy। तो ये कितना आ जाएगा? फार्म हाउस में कुल पेड़ों की संख्या, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 हो तो फार्म हाउस में कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगा। बस इसी मान में इसका मान पुट कर देना है। x मान 3 है तो 3 को वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 4y², तो y² 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 आपको कोफिशिएंट 4 है तो 16 हो जाएगा, प्लस 4xy, तो xy गुणा करिए 6 आ जाएगा, 6 में 4 से गुणा करेंगे 6 चौको 24। तो यहाँ पर 16 24 हमारे पास 40 हो जाएगा, 40 9 49। ठीक है, तो 49 फार्म हाउस में पेड़ों की संख्या है। आया है समझ में? अवश्य आया होगा। तो देखिए हमारे पास यह जो 16वां क्वेश्चन है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। याद रखिएगा कि बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो निर्देशांक ज्यामिति से आया है, परंतु हम लोगों सिलेबस में निर्देशांक ज्यामिति तो है ही नहीं। ठीक है, तो यह निर्देशांक ज्यामिति से आया है तो उसका क्षेत्रफल होता है, यदि हमें त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिया है। ठीक है, तीनों निर्देशांक माना पहला निर्देशांक है x1, y1, दूसरा है x2, y2, तीसरा है x3, y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद प्लस में x2, ये सीरियली चलता है। ठीक है, x1 हो गया, फिर x2 लिखिए, फिर y3 पर ख़त्म हो गया है ना, तो y3 शुरू कीजिए, y3 फिर बाद y1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा x3, फिर y1 माइनस y2। बस इसी पर मान पुट कर देना है। देखिए यहाँ पर इसे हम जो है 0,1 है, 0 को जो हमारा यहाँ पर लेफ्ट में लिखा है इससे भुज बोलेंगे, इसे कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो इसे x1, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसे जो है x1 बोलेंगे, इसे y1 बोलेंगे, इसे x2 बोलेंगे और इसे y2 बोलेंगे, और इसे जो है x3 बोलेंगे, इसे जो है x4 बोलेंगे। दिखाई नहीं पाए, इसे x4 बोलेंगे। बस इसमें जो है सूत्र में इस मान को पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए, आप ही बताइए। तो यह 1/2 हो जाएगा। तो x1 का मान देखिए 0 है, इंटू y2 देखिए y2 -4 है। ऐसे यहाँ पर मैंने क्या करते जाए, x3 y3 रहेगा ना जी। तो देखिए यहाँ पर y2 का मान -4 है, फिर माइनस y3 0 है। हालांकि किसी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं 0 ही प्राप्त हो जाएगा, फिर भी समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। फिर प्लस x2 देखिए कितना है, x2 0 है। फिर y3 देखिए, y3 भी 0 है और y1 जो है 0 है, तो ये तो 0 - 0 ही होगा। और इसके बाद देखिए x3 क्या है, x3 हमारा जो है यह 6 है, तो 6 लिखिए। इसके बाद यहाँ पर y3 क्या है, y3 0 है, सॉरी y1 - y2, y1 हमारे पास 4 है और y2 हमारे पास -4 है, तो 4 - 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है किसी संख्या में 0 ये भी 0 हो गया और किसी संख्या 0 ये भी 0 हो गया। ठीक है, हमें बचा है सिर्फ यह नीचे वाला भाग। तो आगे 1/2 आ ही रहा है और 6 है और माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, यह है तो 4 4 8 हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें हमें 2 से भाग करना है, तो 2 3 6, तो कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पर बराबर चिन्ह देते आइएगा। तो 3 गुणे 8, तो 8 3 24 24 हो जाएगा। 24 और सेंटीमीटर में दिया है, तो क्षेत्रफल हमेशा यूनिट लिखना है, ठीक है। वर्ग इकाई लिख सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यह जो हमारे पास 16वां क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। हालांकि इसे निर्देशांक ज्यामिति में इसके मान को पुट करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये प्रथम कोऑर्डिनेट होता है जो धनात्मक होता है, इसमें भुज और कोटि धनात्मक होता है। ये द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसे फर्स्ट बोलते हैं, इसे द्वितीय बोलते हैं, इसे तृतीय बोलते हैं, इसे चतुर्थांश बोलते हैं। और द्वितीय में जो होता है हमारे पास, जो भुज होता है निगेटिव होता है और कोटि पॉजिटिव होता है। तृतीय में भुज और कोटि दोनों जो है निगेटिव होता है। और जो है चौथे में जो है हमारे पास भुज पॉजिटिव होता है, कोटि निगेटिव होता है। तो 0,4 को रिप्रेजेंट करिए, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे बना दीजिए 6 तक। इस प्रकार से बनाएंगे, जब इस मान को रखेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लंबाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से ज्ञात कर लेंगे। ये भी तरीका है, जैसे हम बता देते हैं 0,4, यानी कि भुज पर 0 करिए, कोटि पर 4 चलिए, तो 1 2 3 4। यह जो बिंदु होगा ना, यह 0,4 है। और दूसरा कहा 0,-4, तो यह अक्ष पर 0 चलिए और y अक्ष पर -4 चलिए, तो -4 यहाँ पर कहीं होगा। यह क्या है 0,-4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 0,-4। अब इधर 6,0 यह अक्ष पर 6 चलिए, 1 2 3 4 5 6। यह जो है y अक्ष पर 0 यानी 6,0 हो जाएगा। तो इनको आपस में जब मिला लेंगे इस प्रकार से तो एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। और यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं होता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए इसमें ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई होगी यह 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि भुज हो जाएगा 6। लंबाई, और लंबाई कितना हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, आधार जो होता है यह 4 हो जाएगा, क्योंकि 8 हो जाएगा। 4 ऊपर, मूल बिंदु से 4 ऊपर दूरी है और सेंटीमीटर है, और यहाँ 4 नीचे है, तो 8 हो जाएगा। तो आधार गुणे ऊंचाई 4 गुणे 6 हो जाएगा। इस 2 से काट दीजिए तो 4 हो जाएगा, और 4 से 24 होता है, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए दोनों समान ही उत्तर आया है। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हालांकि इसे लगाने की और भी कई मेथड हैं। शारीरिक विधि है, आव्यूह विधि है, ये सभी विधियां हैं। अगर आपने क्लास 12 तक पढ़ा है मैथ, तो आपको काफ़ी आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा कम ही समझ में आ रहा होगा, फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके बताइए, मैं उसका समाधान भी बताऊँगा। देखिए 17वां क्वेश्चन है कि पार्श्व चित्र में ABC तथा PQR समरूप हैं, त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए शेष भुजा क्या है हमारे पास, यानी कि हमें दिया गया है, हमें जो है पार्श्व चित्र में ABC और PQR समरूप है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। बस हमें इसी का प्रयोग करना है। तो देखिए हमारे पास याद करना है QP याद करना है, ठीक है। QP ये संगत भुजा है, इसकी संगत भुजा हमारी ये भी हो जाएगी, ये बराबर है। और इसकी तुलना उससे कीजिए जिसका मान दिया है। जैसे में हमारे पास दिया है QR, ठीक है, छोटे त्रिभुज PQR की संगत भुजा ले लेते हैं और त्रिभुज ABC की संगत भुजा लेते हैं। कितना हो जाएगा यह BC, ठीक है।
तो यहाँ से क्यू टी बराबर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ए बी का मान हमें 2 दिया है तो 2 रख दीजिए, क्यू आर का मान दिया है 1.5 तो 1.5 रखिए और 3 रखिए, तो 3 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ओ टी बराबर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यह जो है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें पी आर ज्ञात करना है, तो यही तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ से पी आर बराबर में आ जाएगा ए से, ठीक है, और इन दोनों को तुलना आपस में कीजिए, इन दोनों की, तो ये देखिए 1/5/3 आ जाएगा। कितना आया था 1.5/3 और पी आर हमें तो ज्ञात करना है, और हमारे पास ए सी बराबर 2.8 है, तो यहाँ से यह कितना आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पी आर बराबर आ जाएगा 2.8/2 जब भाग करेंगे तो 1 एकन्नम 2 एकन्नम 2 और जो है 4 आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। यह जो है इसकी लंबाई कितना आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से याद रखना है कि समरूप त्रिभुज की एक कॉन्सेप्ट होता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत भुजाओं की समानुपाती से इक्वेशन लगाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक घन की कोर की लंबाई, मतलब एक घन दिया है उसकी भुजा, कोर क्या होती है भुजा दिया है, भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन और विकर्ण की लंबाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें 3 चीज़ें याद करना है। तो घन का जो है आयतन वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 12 का क्यूब। ठीक है, 12 का क्यूब कितना होता है बताइए, तो 12 का क्यूब 12 का और होता है 144, यानी 144 में 12 से गुणा करना है, तो यह आ जाएगा, तो यहाँ से 12 का जो क्यूब हो जाएगा वह 1728 जो है भुजा सेंटीमीटर में दिया है, तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और देखिए जो विकर्ण को मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लेते हैं कि घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण ज्ञात करना है, तो घन का विकर्ण होता है भुजा √3। ठीक है, एक घन की भुजा हो जाएगा, तो याद रखना घन की भुजा होता है भुजा √3, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ना, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा 6a² होता है। ठीक है, तो 6 गुणे 12 का वर्ग, यानी कि 6 गुणे 12 का वर्ग 144 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, 6 चौको 24, 144 गुणे 6 करेंगे, 6 चौको 24 है और 24 2 26 है और 6 2 8 है, यानी कि 864 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो इस प्रकार से मैंने डिस्कस किया है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2023 के क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो भी थोड़ा लंबा ही हो चुका है, लगभग जितना मिनट का पेपर होता है उतना ही मिनट का वीडियो भी शूट हो गया, तो इतना टाइम तो नहीं लगाना है। हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट बारे में डिटेल समझाया तब टाइम लगा है, अन्यथा तो यह मुश्किल से 25 मिनट
या फिर 30 मिनट क्वेश्चन को लगाने में समय लगेगा और स्वयं से लगाते हैं तो हमें समझाना भी है, इसलिए टाइम लगा है। तो कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आपको वीडियो के अंत तक बने ही रहना है, ठीक है। अभी तक वीडियो बना है तो आपका आभार। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।